हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय 1 की विविध प्रश्नावली आरंभ करेंगे। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 1 में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f एक फलन है जिसका प्रांत r है और सहप्रांत r है। r अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं, और fx आपको दिया हुआ है 10x + 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g जिसका प्रांत r है और सहप्रांत r दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए जिसके लिए GOF अर्थात गॉफ इक्वल टू FOG अर्थात फॉग बराबर IR हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको fx दिया हुआ है 10x + 7। अब यहां से देखिए कि आपको एक रिलेशन ये दिया हुआ है गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू IR। इसका अर्थ आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये दिया हो तो इसका अर्थ होता है f एंड g एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। तो आपने ये तो समझ लिया कि f और g एक दूसरे के यहां पर प्रतिलोम हैं। अब चूंकि f और g एक दूसरे के प्रतिलोम हैं तो आपको ये समझ में आ गया जो g होगा वो f इनवर्स हो जाएगा। इसलिए आपको gx निकालना है तो वो आपके पास f इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि एक ऐसा फलन g आपको ज्ञात करना है, अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि जो आपको फलन निकालना है वो fx का प्रतिलोम फलन निकालना है। तो उसके लिए आपने 3 स्टेप सीखे थे। सबसे पहला स्टेप था कि आप fx को y लिख देंगे, तो आपने y बराबर 10x + 7 लिख दिया। स्टेप 2 पर बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 था आपके पास कि आप x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो देखिए यहां से 10x बराबर y - 7 हो जाएगा, और यहां से x का मान y के पदों में देखिए y - 7/10 आ जाएगा। और इसी तरीके से स्टेप 3 था आपके पास कि आप x को तो f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए x को मैंने f इनवर्स x लिख दिया, और y को x से रिप्लेस कर देंगे तो ये अपने पास x - 7/10 हो जाएगा। तो यही अपने पास g हो जाएगा, अर्थात gx लिख सकते हैं। तो आपसे यही पूछा गया था कि आपको gx वाला फलन लिखना है, तो आपने वो लिख दिया। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f एक फलन w से w अर्थात होल संख्याएं अर्थात पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसका प्रांत भी w है और फलन का सहप्रांत भी w है। fn आपको दिया हुआ है n-1। यदि n विषम है तथा fn बराबर n+1 है, और आपको दिया हुआ है यदि n सम है द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो आपको f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, और आपको अंत में एक सूचना दी हुई है कि w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, अर्थात w अपने पास हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ये सभी w हो जाएगा, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस फलन को ही लिख लीजिएगा। तो देखिए आपके पास fn जो फलन दिया हुआ है वो 2 परिभाषाओं में दिया हुआ है। एक तो आपके पास है पहली परिभाषा n-1 जब n विषम हो, तो आप लिख सकते हैं n अपने पास विषम है यहाँ पर। और दूसरी परिभाषा में आपको दिया है fn बराबर n+1, तो आपने ये लिख दिया। और साथ में आपको दिया हुआ है ये परिभाषा तब लगानी है जब n सम हो जाए। तो देखिए आपने ये परिभाषा तो लिख दी, अर्थात आपने fn को एक ढंग से लिख दिया परिभाषित करके। तो अब देखिए अगर आपको सिद्ध करना है कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो आपने सीखा था कि यदि कोई फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो जाएगा तभी आप बोल सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो सबसे पहले हम एकेकी के लिए बात करते हैं कि क्या फलन अपने पास एकेकी है अथवा नहीं है। तो देखिए उसके लिए हम देखते थे कि सबसे पहले हम fn1 बराबर fn2 कर देते हैं। अब ध्यान रखें, मैं यहां पर पहले केस 1 में मैं n1 को विषम मान लेता हूं और n2 को सम मान लेता हूं। तो देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो fn1 आपके पास n1 - 1 आ जाएगा, और n2 आपके पास देखिए अगर सम है n2 तो आपके पास n2 + 1 आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं ये परिभाषाएं थी अपने पास। तो यहां से n1 - n2 आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहां से ये समझ में आया कि n1 बराबर n2 तो नहीं आया,
तो यहां से समझ में आया ये केस तो अपने पास गलत हो गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कभी, क्योंकि आप देखिए n1 विषम है और n2 सम है, तो जब आप विषम में से सम संख्या घटाएंगे तो कभी भी 2 नहीं आएगा। चलिए, तो अब हम दूसरा केस लेते हैं, और केस 2 में आप मान लीजिएगा n1 को भी सम और n2 को भी सम। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, fn1 बराबर fn2 आप लिखेंगे। तो देखिए आप जब इसको लिखेंगे तो आपके पास n1 प्लस 1 बराबर n2 प्लस 1 आ जाएगा, और 1 से 1 आप कैंसिल कर देंगे तो n1 बराबर n2 आ जाएगा। और जैसे ही n1 बराबर n2 मिला तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि आपके पास फलन एक एक ही हो गया है। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि फलन एक एक ही है। अब हम फलन की आच्छादक प्रकृति का चेक करेंगे। तो देखिए फलन यदि आच्छादक है तो उसके लिए अब हम चेक कर रहे हैं। अगर फलन आच्छादक है तो हम उस फलन का परिसर निकालते हैं, तो वो अपने पास सहप्रांत अर्थात W के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर आप फलन के परिसर निकालेंगे तो अगर आप n का मान 1 मान लेते हैं तो देखिए आपके पास f1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अर्थात 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप n का मान 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 आपको रख सकते हैं क्योंकि प्रांत में है 0, तो आपके पास f0 अर्थात 0 एक सम संख्या, तो आप यहां से निकालेंगे तो ये 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर आप n का मान 2 रखेंगे तो f2 n बराबर 2 अर्थात ये तो अपने पास सम संख्या है, तो देखिए आपके पास 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। और अगर आप n का मान 3 रखेंगे अर्थात n आप विषम रख रहे हैं, 3 क्योंकि विषम संख्या होती है, तो आप f3 निकालो तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से देखो 3 माइनस 1 आ जाएगा अर्थात 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर फलन के मान में 0 आया है, 1 भी आया है, 2 आया है, 3 आया है, इसी तरीके से फलन के मान में 4 5 6 7 सभी पूर्णांक आएंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परिसर जो होगा फलन का f का वो अपने पास 0 1 2 3 ये हो जाएगा। और आप देखिए कि परिसर और सहप्रांत आपके पास बराबर हो गया, तो आपने देखा कि चूंकि परिसर और सहप्रांत बिल्कुल बराबर हो गया है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये फलन है वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो बात ये हो गई कि अभी हमारा फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। अब चूंकि आपका पास फलन जो आया है वो एक एक ही आच्छादक दोनों हैं, अतः आप बोल सकते हो कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो आपने f को व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध तो कर दिया, जो कि आपसे देखिए यहां पर बोला गया था सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब बात आती है कि हमको f का एक प्रतिलोम फलन निकालना है, तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपके पास जो fn दिया था, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, वो था आपके पास n माइनस 1 n प्लस 1, ये था जब n आपके पास विषम हो, और n प्लस 1 वाली परिभाषा थी जब n आपके पास सम हो। तो देखिए आपको अभी इसका प्रतिलोम फलन निकालना है, तो उसके लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले y बराबर n माइनस 1 और n प्लस 1 लिख देंगे। तो देखिए आपने वो कर दिया, यहाँ n आपके पास विषम था और n यहाँ पर आपके पास सम था। जब आप ये लिख देंगे तो उसके बाद था कि आप n का मान y के पदों में निकालेंगे, क्योंकि अभी तक हमने x और y के लिए ऐसा सब पढ़ा था, लेकिन x की जगह यहाँ पर n का यूज किया जा रहा है। तो आप देखिए आप n का मान y के पदों में निकालेंगे तो यहाँ से n बराबर y प्लस 1 हो जाएगा। आप देखिए इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जब आप इस वाली परिभाषा को उपयोग में लाएंगे तो आपके पास n बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए कि जब आपके पास n विषम है तो y आपके पास सम हो जाएगा, तो आप यहां से लिख सकते हो कि y सम है। और यहां से आप देखिए कि जब भी आपके पास यहां n सम है तो y आपके पास यहां पर विषम हो जाएगा, तो y यहां से विषम हो गया। तो आपने ये तो यहां पर लिख दिया। अब बात आती है कि इसको थोड़ा हम f इनवर्स के पदों में लिखेंगे। तो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं कि n बराबर, n को आप f इनवर्स x से चेंज कर देंगे तो f इनवर्स x लिख सकते हैं यहां पर। तो आपके पास वो हो जाएगा x, अर्थात आप n में लिखना चाहें तो आप n में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ n में ही लिख देता हूं क्योंकि अपने पास प्रश्न में n के रूप में ही दिया हुआ था। तो y को अब आप n से चेंज कर देंगे तो n प्लस 1
n-1 हो गया, यहाँ पर n आपके पास सम है और यहाँ पर n आपके पास विषम है। तो इस तरीके से आपने f का एक प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कर लिया है। तो आप यहाँ पर बस एक गौर करने वाली बात देखें कि जो आपका इनवर्स फलन आया है, अर्थात जो आपका प्रतिलोम फलन आया है और जो fn था वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अतः आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f का प्रतिलोम फलन f ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है यदि f एक फलन है जो r से r तक है, अर्थात ये वाला r प्रांत है और ये आपके पास सह प्रांत दिया हुआ है, और r का मतलब होता है सभी रियल संख्याएं, रियल नंबर्स, या जिसे आप हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो आपको फलन दिया है r से r तक, आगे लिखा हुआ है जहां fx बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 है द्वारा परिभाषित है, तो fx आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको fx लिखना है। तो सबसे पहले आप इस कोष्टक में लिखेंगे fx का मान। तो fx का मान आपके पास हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, आपने लिख दिया। अब देखिए आपके पास fx तो दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2, ये fx था आपके पास। अब आपको तो x² माइनस 3x प्लस 2 दिया है, तो अगर आप यहां से आप देखेंगे तो x की जगह आपको x² माइनस 3x प्लस 2 रख जाना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप देखिए x की जगह x² माइनस 3x प्लस 2 रख दिया माइनस 3। अब देखिए इस x की जगह भी आप x² माइनस 3x प्लस 2 रख देंगे और ये दो तो ऐसे ही रहेगा, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए जब आप थोड़ा इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की घात 4 प्लस 9x² प्लस 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 6x प्लस 4, यहां पर अपने पास 12 आएगा क्योंकि 3 गुणा 2 का 2 से गुणा करूंगा तो ये 12x हो जाएगा प्लस 4x²। अब देखिए माइनस, अब 3 का x² से गुणा करेंगे तो 3x², माइनस 3 का माइनस 3x से आप गुणा करेंगे तो प्लस का 9x माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं तो x4 हो गया। अब हम x³ वाले पद देखते हैं तो केवल एक ही पद लिखा हुआ है माइनस 6x³। अब हम x² वाले पद देखेंगे तो देखिए 9x² और 4x², 13x² हो जाएगा, और उसमें से यदि आप 3x² को घटाएंगे तो प्लस का 10x² हो जाएगा। अब देखिए 4, अभी हम x वाले पद देख लेते हैं उससे पहले, तो माइनस का 12x और प्लस का 9x आपके पास मिलकर माइनस का 3x हो जाएगा। और देखिए अब हम अचर पद देखते हैं तो यहाँ 4 है और यहाँ प्लस का 2 अर्थात प्लस का 6 है और यहाँ माइनस का 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये ही आपका आंसर हो जाएगा fx का। तो यहाँ से ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब एक बात हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, यहाँ पर हमें इसका होल स्क्वायर करना था और यहाँ पर आपके पास 3 पद थे, तो इसका फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने देख लिया कि प्रश्न 3 को ऐसे हल किया जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f जो फलन है r से लेकर x बिलोंग्स टू r और x आपके पास -1 से 1 तक है, जहां fx बराबर x बटे 1 प्लस x का मापांक है, x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। तो देखिए आपको यह सिद्ध करना है कि यह फलन आपके पास एकेकी तथा आच्छादक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह जो फलन है वो एकेकी है। तो चलिए एकेकी के लिए अब हम बात करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो आपके पास जो fx है
आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, अर्थात दो परिभाषाओं में व्यक्त कर सकते हैं। और वो कैसे? तो देखिए x बटे एक प्लस एक्स और x बटे एक माइनस एक्स। ऐसा आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x का मापांक लिखा हुआ है। ये परिभाषा तब होगी जब x आपके पास 0 या 0 से बड़ा हो, और ये वाली परिभाषा तब होगी जब x आपके पास 0 से छोटा हो, अर्थात ऋणात्मक हो। तो सबसे पहले मैं पहली परिभाषा के लिए उपयोग में करता हूँ, एक एक ही को जांच करता हूँ। तो देखिए fx1 बराबर fx2 लिखेंगे आप, तो आपके पास x1 बटे एक प्लस x1 बराबर x2 बटे एक प्लस x2 हो जाएगा। और आप अब तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। तो यहाँ से देखिए x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x1 बराबर x2। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जो पहली वाली परिभाषा थी, अर्थात जब x पॉजिटिव था, या मैं बोल सकता हूँ 0 या 0 से बड़ा था, तब आपका जो फलन आएगा वो एक एक ही आएगा। चलिए अब हमें दूसरी वाली परिभाषा को भी जांचना होगा कि क्या यह एक एक ही है अथवा नहीं है। तो देखिए उसके लिए भी हमें fx1 बराबर fx2 ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपने पढ़ा है कि एक एक ही निकालने के लिए आपको fx1 बराबर fx2 करना होता है। तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 बटे एक माइनस x1 बराबर x2 बटे एक माइनस x2। तो देखिए जब आप तिरछा गुणा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2। तो यहाँ से आप गौर करेंगे तो पाएंगे माइनस x1 x2 और माइनस x1 x2 बाईं और दाईं तरफ थे क्रमशः, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचेगा x1 बराबर x2, और जैसे ही आपके पास ये x1 बराबर x2 बचेगा, आप बोल सकते हैं कि यह एक एक ही है। अर्थात आपने दोनों परिभाषाओं के लिए ये फलन को चेक किया तो आपको पता लगा कि दोनों परिभाषाएं एक एक ही हैं, अतः आप बोल सकते हो कि यह पूरा फलन एक एक ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सही का चिन्ह यहाँ पर बना दिया है। अब बात आती है कि हमें इसके आच्छादक वाली प्रकृति की जांच करनी पड़ेगी कि क्या यह फलन आपके पास आच्छादक है अथवा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आच्छादक की जांच कर रहे हैं, तो यहां मैंने आच्छादक लिख दिया। अब आप यहां से देखिए जो पहला वाला आपके पास फॉर्मूला था x बटे एक प्लस एक्स, और x जब आपके पास पॉजिटिव था, तो देखिए आपके पास लिखा है y बराबर x बटे एक प्लस एक्स। तो आप यहां से x को y के पदों में लेके आएंगे, तो आपके पास y बराबर y प्लस एक्स वाई आ जाएगा, यहां पर बराबर x आ गया। तो यहां से y बराबर x 1 माइनस वाई आ जाएगा, तो x का मान y बटे एक माइनस वाई आ जाएगा। तो आप देखिए यहां से कि आप जब x का मान आपके पास y बटे एक माइनस वाई आ गया है, तो यहां से आप पता करेंगे तो पाएंगे कि y का मान आपके पास, और x तो चूंकि धनात्मक था तो आपको ये पूरा धनात्मक लेना पड़ेगा। तो आपको समझ में आता है कि y का मान हमेशा एक से छोटा होना चाहिए और हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि आपके पास जो दूसरी परिभाषा दी थी वो थी आपके पास y बराबर x बटे एक माइनस एक्स। तो यहां से आपके पास y माइनस एक्स वाई बराबर x आ जाएगा। तो इस तरीके से y बराबर x एक प्लस वाई आ जाएगा, और x का मान y बटे एक प्लस वाई आ जाएगा। तो देखिए यहां से मैंने दोनों परिभाषाओं के लिए निकाल लिया। तो अब देखिए यहां से जो आपके पास y का मान आएगा, x आपके पास चूंकि ऋणात्मक है इस वाली परिभाषा में, तो आपके पास यहां से y का मान माइनस 0 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आप इन दोनों परिभाषाओं को देखेंगे, जो y का मान यहाँ पर आया है और जो y का मान यहाँ पर आया है, तो आप बोल सकते हैं y का मान 1 से माइनस 1 के बीच में आया है, अर्थात परिसर माइनस 1 से 1 के बीच में आया है। अब आप देखिए कि सहप्रांत प्रश्न में क्या दिया हुआ था, तो मैं यहाँ सहप्रांत लिख देता हूँ। तो देखिए सहप्रांत आपके पास जो था वो माइनस 1 से 1 ही दिया हुआ था, आप देख भी सकते हैं। तो आपके पास सहप्रांत और परिसर माइनस 1 से 1 दिया था, अर्थात दोनों बराबर हो गए। चूंकि सहप्रांत इक्वल टू परिसर हो चुका है आपके पास,
तो आप बोल सकते हैं कि जो ये आपका फलन है f वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सही का चिन्ह बनाया है। अतः आपको ये पता लग गया कि यह जो फलन है अपना एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो आप बोल सकते हैं कि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन भी हो जाएगा। तो आपको यही सिद्ध करने को बोला गया था। अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f जो कि r से r तक है एकेकी है। तो ये r आपके पास हो जाएगा प्रांत और ये r आपके पास सह प्रांत हो जाएगा। अब बात आती है कि r क्या होता है। तो ये अभी तक हम काफी सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। r को अंग्रेजी में रियल नंबर्स के लिए डिनोट किया जाता है और जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो यहां से r के बारे में तो आपको पता लग गया। अब मेन मुद्दा है कि आपको fx बराबर जो एक्स क्यूब एक फलन दिया हुआ है वो आपको एक एक ही सिद्ध करना है। तो आपने एक एक ही सिद्ध करने के लिए केवल एक ही मेथड जो पड़ा है वो है कि आप fx1 बराबर fx2 लिख देंगे। तो आपने fx1 बराबर fx2 लिख दिया। अब देखिए जब आप fx का मान तो आपको एक्स क्यूब पता है तो आप fx1 निकालेंगे अर्थात x की जगह x1 रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 की घात 3। इसी तरीके से fx2 आपके पास आ जाएगा x2 की घात 3। तो देखिए जब आप x1 और x2 इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ यदि आप क्यूब लेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा आपके पास। और जैसे ही आपके पास x1 बराबर x2 मिला तो आप जानते थे कि आपको तुरंत बोल देना है कि ये जो फलन है आपके पास एक एक ही हो जाएगा। तो आपको यही सिद्ध करना था कि यह जो फलन f है fx बराबर एक्स क्यूब वो एक एक ही फलन हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 6 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि दो फलनों f जो कि दिया हुआ है n से लेकर z तक, n यहाँ प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर होते हैं तो इसका प्रांत आपको दिया हुआ है n और z है फलन f का सह प्रांत। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है g z से लेकर z तक, z अर्थात सभी पूर्णांक ये प्रांत हो जाएगा और z ये वाला सह प्रांत हो जाएगा। कि उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि GOF अर्थात गॉफ एक एक ही है परंतु G एक एक ही नहीं है और आपको कुछ एक हिंट दी हुई है। तो देखिए आपको पहले तो ये दिया हुआ है कि F जो फलन है वो N से Z तक है और आपको दिया हुआ है G जो फलन है वो आपको Z से Z तक लेना है। अब जो भी आपको ये फलन लेने हैं उनमें आपको इन बात का ध्यान रखना है कि G एक एक ही नहीं होना चाहिए परंतु GOF अर्थात GFX आपके पास एक एक ही हो जाना चाहिए। तो GOF जानते हैं आप लिख सकते हैं GFX। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप fx जो फलन x मान लेते हैं और gx फलन को x का मापांक अर्थात मॉड x मान लेते हैं, इसको हम मॉडुलस ऑफ x बोलते हैं या आप शॉर्ट में से मॉड x भी बोल सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि g एक एक ही नहीं है, इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो g के बारे में बात करते हैं। तो यदि आपको एक एक ही है अथवा नहीं इसके बारे में जानना था तो आपके पास केवल एक ही तरीका था, वो था gx1 बराबर gx2 आप लिख देंगे। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो gx1 का मान आ जाएगा मॉड x1 और यहाँ पर आ जाएगा मॉड x2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा और जैसे ही आपके पास प्लस माइनस x1 का मान प्लस माइनस x2 आया तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि यह जो फलन है वो एक एक ही नहीं रहेगा, या आपने इसके लिए एक टर्म पढ़ा था वो था यह फलन एक बहु एक एक ही फलन हो चुका है। तो आपको यह सिद्ध करना था कि g एक एक ही फलन नहीं है। तो देखिए आपने यहां से यह सिद्ध कर दिया कि g तो एक एक ही फलन नहीं है। चलिए अब ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब बात आती है GOF के लिए अर्थात GFX के लिए। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी आप मान रखेंगे वो मान आपके पास सबसे पहले f में जाएगा अर्थात जो इस फलन का जो GOF का प्रांत हो जाएगा वो अपने पास f का प्रांत हो जाएगा और वो देखिए आपके पास n है तो आपने प्रांत लिख दिया। अब जो सह प्रांत होना चाहिए, अब चूंकि सह प्रांत का मतलब है जो g का परिसर आए उसका बड़ा समुच्चय। तो देखिए जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा fx का मान भी आप रख देंगे तो आपके पास बेसिकली ये g में कुछ बनेगा। तो अर्थात g का जो सह प्रांत होगा वही GOF का सह प्रांत होगा
अर्थात ये गॉफ वाला फलन n से लेकर z तक हो जाएगा। तो n इसका प्रांत हो जाएगा और z उसका सह प्रांत हो जाएगा। चलिए ये तो आपने सीख लिया। अब बात करते हैं जी एफ एक्स होगा क्या। तो सबसे पहले आप एफ एक्स का मान लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो एफ एक्स का मान आपके पास x दिया हुआ है, तो देखिए जी एक्स बराबर आपके पास आ गया मॉड x। अब देखिए यहां पर इस जी एक्स में और इस गॉफ में आपको भले ही देखने में दोनों समान लग रहे हो मॉड x, लेकिन ये समान नहीं है। और क्यों नहीं है तो आप गौर से देखिए, यहां पर आपके पास प्रांत है z और यहां पर आपके पास प्रांत है n अर्थात प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। और n को यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, ये आपके पास होती है 1 2 3 4 सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो आपके पास गॉफ आ गया। अब आपको इसको भी चेक करना था कि क्या ये आपके पास एक एक ही होगा अथवा नहीं। तो आप फिर करेंगे गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ x2। तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा x1 का मापांक बराबर x2 का मापांक। तो यहां से देखिए कि आपके पास x1 बराबर x2 आएगा। यहां पर केवल आप देख सकते हैं क्यों आएगा, तो एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप x2 का मान 5 ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा मॉड x1 बराबर 5। तो आपके पास x1 बराबर प्लस माइनस 5 होना चाहिए था। चलिए मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं। आप बोलेंगे कि x1 का मान +5 और -5 होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए जो आपने गॉफ डिफाइन किया है उसका प्रांत क्या है, अपने पास n है, अर्थात x2 या x1 जो भी कुछ है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपने यहां से देखा कि x1 का मान केवल 5 बचा है यहां से। तो आपको यहां से अब समझ में आ गया होगा कि x1 और x2 बिल्कुल बराबर आएंगे, यहां पर प्लस माइनस चिन्ह नहीं लेंगे। तो यहां से x1 बराबर x2 आया, अर्थात आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये फलन है वो एक ही फलन हो जाएगा। तो आपसे यही सिद्ध करने को बोला गया था कि गॉफ एक ही फलन हो जाएगा। तो यहां से बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग करनी थी, एक लर्निंग आपको सीखनी थी कि जी एक्स और गॉफ एक्स आपको हो सकता है देखने में बराबर लग रहे हो, लेकिन इनके सहप्रांत की वजह से ये फलन एक ही और बहु एक ही में डिफरेंशिएट हो गए, अर्थात इनमें अंतर आने लगा है। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि दो फलनों f तथा g। f के लिए आपको दिया हुआ है कि ये n से लेकर n तक है, अर्थात प्रांत भी n है और सहप्रांत भी n है। n का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर की वजह से रिप्रेजेंट करते हैं या जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो इनके मान होते हैं अपने पास 1 2 3, अर्थात आप बोल सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक। तो और g भी आपको n से लेकर n तक दिया हुआ है कि उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि गॉफ आच्छादक हो किंतु f आच्छादक नहीं है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो f फलन दिया गया है वो n से लेकर n तक दिया गया है और जो g फलन दिया हुआ है वो n से लेकर n तक है। और आपको गॉफ के लिए दिखाना है, अर्थात गॉफ जिसको आप gfx भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपने ये तो समझ लिया। अब बात आती है कि आपको जो फलन मानने हैं, आप fx को यदि x+1 मान लें और gx को आप x-1 x मान लें, ये आप x > 1 पर माने और ये x = 1 पर आप मान लें। तो देखिए यहां से आपके पास अगर आपको सिद्ध करना है कि f आच्छादक नहीं है तो सबसे पहले हम f को पकड़ देते हैं। अगर आपको ये सिद्ध करना है कि आच्छादक नहीं है तो उसके लिए आपने सीखा था कि आप इसका परसर निकालेंगे, अर्थात आपको y का मान निकालना है, परसर अर्थात fx का मान, और fx को आप y लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास x बराबर y - 1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि y बराबर x+1 ही लिखा रहने देंगे। तो आपके पास एक एडवांटेज ये होगा कि आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। और आप देखिए यहां पर x तो एक x के मान अर्थात प्रांत होना चाहिए, तो सबसे पहला प्रांत में जो बिंदु आता है वो आता है 1। तो देखिए जब आप x का मान 1 लगाएंगे तो आपके पास y 2 आएगा, जब आप x का मान 2 लगाएंगे तो y आपके पास 3 आएगा, जब आप x का मान 3 लगाएंगे तो y 4 आएगा। इस तरीके से सभी संख्याएं चलेंगी। तो y का परसर तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए जो सहप्रांत था आपके पास, सहप्रांत आप देख सकते हैं यहां पर ये n था, सहप्रांत था आपके पास n, और n में जो अवयव आते हैं वो अपने पास 1 2 3 4 ये ऐसे वाले अवयव आते हैं।
तो यहां से आपसे अगर बोला जाएगा कि क्या y और सहप्रांत सेम आ रहे हैं, y अर्थात परिसर क्या सेम आ रहे हैं, तो बिल्कुल सेम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए n में तो एक है, लेकिन क्या y में अर्थात परिसर में क्या एक आ रहा है, तो परिसर में एक नहीं आ रहा है। इसलिए आपको पता लगा कि परिसर जो है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहां से पता लगा कि परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय हो गया है। चूंकि परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि यह जो फलन है वो अपने पास आच्छादक नहीं रहेगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि फलन आपके पास आच्छादक नहीं है। चलिए, हमने इस वाले पार्ट को सिद्ध कर दिया। अब बात आती है कि आपको सिद्ध करना है कि गॉफ एक आच्छादक फलन है। तो देखिए, गॉफ यदि एक आच्छादक फलन है तो जो सबसे पहले तो इसमें एफ वाला पार्ट जाएगा एक्स की वैल्यू में, तो इसका मतलब इसका प्रांत तो जो एफ का प्रांत होगा वही आ जाएगा, तो ये एन आ गया। अब बात आती है सहप्रांत की। सहप्रांत का अर्थ है जब आप जी में सब कुछ लगा देंगे तो जी वाला फंक्शन बनेगा, तो सहप्रांत जो जी का सहप्रांत आ जाएगा, तो यहाँ पर ये एन आ गया। तो इस तरीके से आपने गॉफ एक्स तो लिख दिया। तो देखिए, गॉफ एक्स आपके पास क्या क्या हो जाएगा, इसका मतलब है जी एफ एक्स, अर्थात जहां जहां मैं इसे लिख सकता हूं g और एफ एक्स का मान x प्लस 1 लिख सकता हूं। तो आपने ये तो लिख दिया। अब देखिए, यदि आप इसको निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आप इसे x की जगह x प्लस 1 पुट करेंगे -1, और यहां लिखेंगे इस x की जगह x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 ग्रेटर देन 1, और यहां से यदि आप करेंगे तो यहां से x की जगह x प्लस 1 लिखा तो x प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो आपने ये तो लिख दिया। अब आप यहां से ये देखिए कि जो ये x प्लस 1 बराबर 1 है, तो यहां से x बराबर 0 आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं x बराबर 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपकी जो ये वाली परिभाषा है, भले ही आपने लिखी है, आपको स्टार्टिंग में लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन ये तो हमें बाद में पता लगा कि ये वैलिड ही नहीं है, तो आप इसको यहां से हटा देंगे। तो अब देखिए कि यहां से अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आपके पास x आ जाएगा, और आप जब इसको देखेंगे तो ये आपके पास x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो आपने देखा जी एफ एक्स का मान आपके पास x आ गया, अर्थात परिसर और जो इसका प्रांत था, x ही तो अपने पास प्रांत होता है, तो वही आपके पास आंसर आ रहा है, अर्थात वही आपके पास परिसर आ रहा है। तो आपने देखा कि चूंकि परिसर और प्रांत यहाँ पर समान है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि गॉफ एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 7 को हल कर दिया है। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। अरिक्त समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनमें कम से कम एक अवयव तो होना ही चाहिए, अर्थात जो समुच्चय रिक्त ना हो उन्हें अरिक्त समुच्चय बोला जाता है। तो आपको बोला गया है px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तरीके से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। तो आपको यहां पर दिया हुआ है px में उपसमुच्चयों a, b के लिए a r b यदि और केवल यदि a b का उपसमुच्चय है, क्या r px में एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का हमको बोला गया है कि औचित्य भी लिखिए। तो यहां पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आपको दिया हुआ था x जो समुच्चय है वो अरिक्त समुच्चय है, px दिया हुआ है x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, और आपको बोला गया है a r b आपको डिफाइन करना है। तभी डिफाइन करना है कि जब a b का उपसमुच्चय हो जाए। तो जो प्रश्न है आपके पास वो केवल इतना है कि क्या जो ये r है जो आपने px में लिखा है वो एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो आप यहां से ये देखो कि सबसे पहले अगर आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो आपको स्वतुल्य के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो स्वतुल्य में आपने सीखा था कि आपको a, वाले अवयव देखने पड़ते हैं, अर्थात आपको a उपसमुच्चय है a का, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप बहुत भली बात जानते हैं कि कोई भी समुच्चय अपना खुद का उपसमुच्चय तो होता ही है, तो आपके पास ये बिल्कुल सही है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो r होगा वो एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको देखना था कि क्या यह सममित समुच्चय होगा अथवा नहीं होगा। तो सममित के लिए आपने देखा था कि यदि a, b एक अवयव है
तो b कॉमा ए भी एक अवयव होना चाहिए। ये तो अब हमने देखा था कि ऐसा होना चाहिए तभी सम्मित होगा। अब देख लेते हैं इस प्रश्न में। तो देखिए यदि आपके पास a b का उपसमुच्चय है तो आप देखिए क्या b a का उपसमुच्चय होगा। अगर ये हमेशा पॉसिबल होगा तो आप बोल सकते हैं सम्मित है अथवा नहीं है। तो देखिए अगर a b का उपसमुच्चय है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि b भी a का उपसमुच्चय हो। तो यहां मैंने b इज नॉट सबसेट ऑफ a भी लिख दिया कि b a का उपसमुच्चय नहीं है। और ऐसा क्यों है? हो सकता है कहीं कहीं हो जब a और b बराबर हो जाएं, लेकिन अदरवाइज इनके अलावा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, यदि आपने a का मान लिखा है जो समुच्चय है वो आपने 2,3 लिख दिया और जो b उपसमुच्चय आपने लिया वो 2, 3, 5 लिख दिया। तो यहां से आप देखो कि a तो b का उपसमुच्चय है लेकिन b a का उपसमुच्चय नहीं है। तो आपको यहां से ये पता लग गया कि जो ये समुच्चय था, जो ये संबंध था, वो एक सम्मित संबंध नहीं होगा। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस का चिन्ह बना दिया। अब बात आती है कि मैं इसके संक्रामक प्रवृत्ति की जांच करूंगा कि क्या यह संबंध संक्रामक है अथवा नहीं है। तो देखिए संक्रामक के लिए आपने सीखा था कि यदि a कॉमा b है, b कॉमा c है तो a कॉमा c भी होना चाहिए। तो यहां से देखिए कि यदि आपने ऐसा ले लिया कि a b का उपसमुच्चय है और आपने लिया b c का उपसमुच्चय है, तो आपको यह देखना है कि क्या a c का उपसमुच्चय होगा। तो आप देख सकते हैं यदि a b का उपसमुच्चय है, b c का उपसमुच्चय है, अर्थात a भी c का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो आप यहां से ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं संक्रामक संबंध इसमें वैलिड है, अर्थात जो ये आपके पास जो R संबंध दिया हुआ था वो स्वतुल्य तो है, सम्मित भी है, सॉरी संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। चूंकि यह संबंध अपने पास सम्मित नहीं है इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। क्योंकि तुल्यता संबंध सीखने के लिए आपने पढ़ा था कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हो जाएगा तभी आप तुल्यता संबंध बोलेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर सम्मित नहीं है इसलिए आप बोल सकते हैं कि संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे, 9 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया px स्टार px के बराबर है पर विचार कीजिए जो a स्टार b बराबर a इंटरसेक्शन b है, जबकि a और b px के अवयव हैं, द्वारा परिभाषित है, जहां px समुच्चय x का घात समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x होगा तथा संक्रिया जो आपके पास स्टार दी हुई थी के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपको जो समझ में आ रहा है वो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि px ये आपके पास हो जाएगा px के बराबर, और आपको दिया हुआ है a स्टार b बराबर a इंटरसेक्शन b, जबकि फॉर ऑल a कॉमा b px से बिलोंग करते हैं। तो आपने ये तो लिख दिया और px का मतलब आपको समझाया गया है कि x का घात समुच्चय है px। तो अब देखिए कि अगर आपको तत्समक अवयव निकालना है तो उसके लिए आपने पढ़ा था कि a इंटरसेक्शन x बराबर x इंटरसेक्शन a होना चाहिए और बराबर ये a के बराबर आना चाहिए, और जिसमें सभी a px से बिलोंग होने चाहिए। तो आपने ये लिख दिया। तो अब आप यहां से ये देखो कि ये तो सही है। तो आप यहां से देख रहे हो कि a इंटरसेक्शन x अपने पास a स्टार x हो जाएगा, x इंटरसेक्शन a अपने पास x स्टार a हो जाएगा और ये अपना a के बराबर आ गया। अब चूंकि ये अपने पास वैलिड है ये वाला रिलेशन, इसलिए आप बोल सकते हैं कि x इस संक्रिया का एक तत्समक अवयव हो जाएगा। तो देखिए आपने ये तो समझा दिया कि x इस संक्रिया का एक तत्समक अवयव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको बोला गया था इसके लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तो उसके लिए देखिए कि यदि a px का अवयव है तो कोई अवयव तभी व्युत्क्रमणीय होगा यदि b भी px का अवयव हो और वो इस प्रकार हो कि
ए इंटर स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर एक्स। तो यहां से देखिए इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए बराबर एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये तभी संभव है व्हेन जब a बराबर x बराबर b। तो यहां से ये समझ में आता है कि px में केवल x ही व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तो यहां से इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। चलिए प्रश्न संख्या 10 को पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि समुच्चय 1, 2, 3 से लेकर n, जो आपको समुच्चय के अवयव दिए थे, से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आपको स्वयं का स्वयं से एक फलन निकालना है और जब ये फलन आच्छादक होगा तो आपको बताना है कि टोटल आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको हल करने के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके पास एक ये है बॉक्स जो कि प्रांत हो गया और ये आपके पास दूसरा बॉक्स है जो कि सहप्रांत वाला था। तो अगर आप इस समुच्चय को ए बोल देते हैं तो आपके पास ए हो गया 1, 2, 3 से लेकर एन तक। तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब आपको बोला गया है कि जो आपके पास फलन है वो ए से लेकर ए तक है। तो देखिए मैं फलन का नाम अपने उदाहरण के तौर पर एक एफ ले लेता हूं। तो इसमें जो भी अवयव होंगे वो 1, 2, 3 ऐसे कर कर एन तक आएंगे और इसमें भी सभी अवयव 1, 2, 3 से लेकर एन तक आएंगे। तो अब देखिए आपको ए से लेकर ए तक एक फलन लिखना है और वो फलन आच्छादक होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप यहां पर देखेंगे आच्छादक होने के लिए आपने सीखा था कि जो सहप्रांत हो वही आपके पास परसर हो जाना चाहिए। तो आप यहां से ये देखिए कि ये आच्छादक फलन कब बनेगा। तो जैसे आप इस वाले अवयव को पकड़िए, जैसे ये 1 है तो ये 1 की मैपिंग 1, 2, 3 ये आपके पास जो n अवयव थे उनमें से किसी भी अवयव से हो सकती थी। तो आपने देखा ये 1 किन्हीं भी n तरीके से मैपिंग कर सकता था क्योंकि आपके पास ये n अवयव है। चलिए आपने n तरीके से 1 की मैपिंग करा दी अर्थात 1 को जोड़ दिया। अब देखेंगे गुणा कर दिया है मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह। अब 1 जब आपने मैप कर दिया तो अब हम 2 की मैपिंग करेंगे अर्थात 2 की किसी ना किसी से आप प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहां पर आपके पास अब जब 1 मैपिंग हो चुकी होगी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मानिए आपने 2 को 1 से जोड़ दिया, तो अब आपके पास जो इधर अवयव बचे हैं, जो खाली अवयव आपके पास हैं वो n-1 बचे हैं। तो अब 2 में n-1 तरीके से आप मैपिंग कर सकते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल देता हूं कि आपने 3 को 2 से जोड़ दिया। तो अब जो इस 3 की बारी है, अब इस 3 पर कौन कितने अवयव मैपिंग करने के लिए बचे हुए हैं, तो आप देखिए इधर 2 और 3 तो पहले ही मैपिंग कर चुके हैं अर्थात 2 और 3 को तो मैंने पहले ही जोड़ दिया है। तो आपके पास यहां तो n-2 अवयव बचे। तो इस तरीके से यहां आप n-2 लिख देंगे। तो इस तरीके से देखिए कि जब आपके पास सभी अवयव मैप हो जाएंगे तो अंत में जब n बचेगा तो इधर भी कोई एक ही अवयव बचेगा, तो आपके पास केवल एक ही चॉइस बचेगी। तो यही आपके पास आच्छादक फलनों की संख्या हो जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आच्छादक फलनों की संख्या। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3 से लेकर चलता रहेगा और ये गुणा 3 फिर 2 फिर 1 तक जाएगा। तो एक तरीके से आप इसको ये पढ़ सकते हैं कि यह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है। तो यह आपके पास n फैक्टोरियल के बराबर होता है, या आप इसे n फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल आच्छादक फलन आएंगे उनकी संख्या n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि S बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव A, B तथा C है तथा T बराबर भी एक समुच्चय दिया हुआ है, 1, 2, 3 इसके अवयव बताए गए हैं और आपको बोला गया है S से T तक के निम्नलिखित फलनों F के लिए F इनवर्स अर्थात F का
प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है तो देखिए आपको दो पार्ट भी दिए गए हैं। तो यहां पर आपको बोला गया है कि आपको S से T तक फलन लिखना था, अर्थात S आपके पास प्रांत था और T आपके पास सह प्रांत था। और आपको बोला गया है कि फलन आपको दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि आप यदि F इनवर्स लिख सकते हैं तो आप F इनवर्स लिखेंगे, अर्थात नहीं लिख सकते हैं यदि तो आप वहां पर रहने देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहले पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको फलन दिया हुआ है F a,3 क्रमित युग्म है, दूसरा है b,2 और तीसरा है c,1। तो अब देखिए कि चूंकि यदि आपको F इनवर्स लिखना है, अर्थात आप जानते हैं F इनवर्स केवल उन्हीं F का अर्थात उन्हीं फलनों का लिखा जा सकता है जो फलन एक एक ही तथा आच्छादक दोनों हो। तो एक एक ही होने चाहिए, अर्थात सभी जो अपने जैसे 3 है वो केवल एक ही बिंदु से मिलना चाहिए। तो आप देखिए केवल A से मैपिंग हो रही है, 3 कहीं और नहीं है। इसी तरीके से 2 भी कहीं और नहीं है और 1 भी कहीं और नहीं है, अर्थात ये एक एक ही तो हो चुका है। अब बात करते हैं क्या ये आच्छादक है अथवा नहीं। तो आच्छादक के लिए आपको ये चेक करना था कि आप इसका परसर निकाल के देखिए। तो परसर होता थे अपने पास जो दूसरे अवयव होते हैं, जैसे 3, 2, 1। तो ये आपके पास परसर आ गया, आपके पास परसर आ चुका है 3, 2, 1। अब आप देखिए जो आपके पास परिसर है वही आपके पास सहप्रांत है। चूंकि परिसर और सहप्रांत दोनों समान आ गए, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो फलन है आपके पास आच्छादक भी हो जाएगा। तो अब ये पता लग गया कि पहले पार्ट में फलन आपके पास एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो अब आप यहाँ पर F इनवर्स आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए F इनवर्स क्या हो जाएगा, आप जो क्रमित युग्म है आप उनको पलट कर लिख देंगे। जैसे ये a,3 है तो 3,a, यदि ये b,2 है तो 2,b, और यदि c,1 है तो 1,c हो जाएगा। तो यही आपके पास F इनवर्स या F का प्रतिलोम फलन हो जाएगा। चलिए अब आप दूसरे पार्ट पर चलते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है F बराबर a,2 पहला क्रमित युग्म, दूसरा है b,1 और तीसरा है c,1। तो सबसे पहले तो हम इसकी जानकारी ले लेते हैं कि क्या यह एक एक ही है। तो आप यहां से गौर करने पर पाएंगे, देखिए एक जो अवयव है आपको वो b से भी मिल रहा है, अर्थात जैसे सपोज करिए b और c ऐसे था तो b से भी आपके पास एक आ रहा है और c भी एक की मैपिंग हो रही है, अर्थात ये एक एक ही नहीं रहा। तो ये एक एक ही नहीं रहा, क्योंकि अब ये एक एक ही नहीं रहा अर्थात इसका प्रतिलोम तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए आप इस वाले सेकंड पार्ट में F का प्रतिलोम अर्थात F इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है a स्टार b बराबर a माइनस b का मापांक, और आपको दिया हुआ है a o b बराबर a, जहां a और b सभी वास्तविक संख्याएं हैं। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं r क्रॉस r r है तथा r क्रॉस r 2r o पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि जो स्टार वाली द्विआधारी संक्रिया थी वो क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है, और जो O वाली संक्रिया थी वो साचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। और आगे कुछ दिया हुआ है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स आर के लिए ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। और आपको आगे दिया हुआ है कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखिए ये जो 12वां प्रश्न है इसमें ही काफी सारे पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लेते हैं कि जो आपको दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिएगा। तो आपको दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मापांक, और आपको दिया हुआ है ए ओ बी बराबर ए आएगा, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो अब आप यहां से ये देखिए कि आपको सबसे पहला पार्ट जो था सिद्ध करने वाला उसमें दिया है कि जो स्टार मतलब ये वाली जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय तो है परंतु साचर्य नहीं है। तो चलिए क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है अथवा नहीं है। तो उसके लिए आप ए स्टार बी निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी का मापांक, और यदि आप बी स्टार ए निकालेंगे तो वो आपके पास बी माइनस ए का मापांक आ जाएगा। तो आप यहां से ये देखो कि ये और ये बिल्कुल सेम मान है, बिल्कुल समान है। क्यों? क्योंकि अंतर क्या हो सकता है, केवल a माइनस बी का अंतर हो सकता है या b माइनस ए का। अब a माइनस बी और b माइनस ए में केवल माइनस चिन्ह का फर्क है, लेकिन मापांक लगा हुआ है अर्थात सभी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो आप यहां से जान गए कि a स्टार बी बराबर b स्टार ए हो गया, अतः ये अपने पास क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है, संदेह है,
तो आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आप a का मान 1 ले लेते हैं और b का मान आप मान लीजिएगा 4 लिया, तो a स्टार b आपके पास आ जाएगा मापांक 1 माइनस 4 बराबर -3 का मापांक, मतलब 3 आ गया। और जब आप b स्टार a निकालेंगे तो देखिए 4 माइनस 1 का मापांक अर्थात 3 का मापांक निकालना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा। तो आपने देखा ये 3 और ये 3 बराबर ही आ रहा है, इसलिए आपने बोल दिया था कि क्रमविन्ह में द्विआधारीय संक्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है अथवा नहीं। तो चलिए साहचर्य भी चेक कर लेते हैं। साहचर्य के लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले a स्टार b स्टार c निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी का मापांक स्टार c। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा मापांक a माइनस बी मापांक माइनस c। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए अब आप निकालेंगे a स्टार b स्टार c। तो आप सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए a स्टार, इस कोष्टक की परिभाषा तो आपको पास दी हुई थी कि मापांक b माइनस सी, और जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास परिभाषा से हो जाएगा मापांक a माइनस बी माइनस सी का मापांक। तो यहां से ये आया। अब ये बराबर तो नहीं लग रहा है, और अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है तो आप उदाहरण के तौर पर कुछ मान लेकर देख लीजिएगा। जैसे आप a का मान 1 ले लीजिएगा, b का मान कुछ भी आप 4 ले सकते हैं, और c का मान आप मान लीजिएगा आपने 9 ले लिया। तो यहां से देखिए आप यदि a स्टार b स्टार c निकालेंगे तो आपके पास ये वाली परिभाषा उपयोग में लानी पड़ेगी, अर्थात मापांक का चिन्ह, फिर एक और मापांक का चिन्ह 1 माइनस 4 मापांक माइनस 9 मापांक का चिन्ह। तो देखिए ये तो -3 का मापांक अर्थात 3 हो गया, तो ये अपने पास 3 माइनस 9 का मापांक बचा, -6 का मापांक 6 आ गया। तो आपने ये तो कर दिया। अब बात आती है इसको हल करने के लिए। तो देखिए a स्टार b स्टार c आप निकाल लें, तो आपको इस परिभाषा में सभी मान रखने पड़ेंगे। तो देखिए मापांक का चिन्ह आपने लगाया, a का मान 1 है, मापांक b माइनस सी आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 9। तो यहाँ से आपके पास मापांक का चिन्ह 1 माइनस 5 का मापांक 5 होता है, तो ये आपके पास -4 का मापांक अर्थात 4 आ जाएगा। तो आपने यहां से भी देख लिया कि देखिए दोनों मान अपने पास बराबर नहीं है। चूंकि दोनों मान बराबर नहीं है अर्थात आप बोल देंगे कि यह जो द्विआधारी संक्रिया थी वो साहचर्य नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस का चिन्ह बनाया है। तो जो a स्टार b वाली संक्रिया थी वो क्रमविन्ह में तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो आपसे यही सिद्ध करने को बोला गया था कि क्रमविन्ह में है परंतु साहचर्य नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि O वाली जो संक्रिया है वो साहचर्य है परंतु क्रमविन्ह में नहीं है। तो O वाली संक्रिया अर्थात इसके लिए भी अब हम चेक करेंगे। तो देखिए क्रमविन्ह के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो क्रमविन्ह के लिए यदि आप चेक करेंगे तो आप AOB निकालेंगे तो वो आपके पास A आ गया। अब आप BOA निकालेंगे तो वो आपके पास B आ जाएगा। अब देखिए क्या A और B बराबर होते हैं? तो वो बिल्कुल नहीं है, हर केस में बराबर नहीं होंगे, कभी कभी हो सकते हैं। तो सामान्यतः AOB इज नॉट इक्वल टू BOA आया, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि यह जो O वाली द्विआधारी संक्रिया है वो क्रमविन्ह में नहीं होगी। चलिए इस तरीके से हम आगे अब साहचर्य की बात करते हैं। तो साहचर्य लिखते हैं। तो साहचर्य के लिए आपको AOBOC निकालना था। तो देखिए सबसे पहले आप AOB को हल करेंगे तो आपके पास परिभाषा से आ जाएगा A का मान। अब AOC यदि आप हल करेंगे तो फिर ये दोबारा A ही आ जाएगा। अब बारी आती है आप हल करेंगे AOBOC की। तो देखिए जब आप इस कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे तो आपके पास ये B आ जाएगा, तो AOB बचा, और जब आप इसको दोबारा हल करेंगे तो ये परिभाषा से A ही आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि AOBOC बराबर AOBOC, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक साहचर्य संक्रिया हो जाएगी। तो यहां से आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि O वाली जो संक्रिया है वो साहचर्य तो है किंतु क्रमविन्ह में नहीं है। फिर आगे आपको दिया हुआ था कि पुनः सिद्ध कीजिए कि A, B, C यदि सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो उसके लिए A स्टार BOC बराबर A स्टार BO
ए स्टार सी होगा। तो देखिए आपको सिद्ध करने को बोला गया है ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, आपको ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो अब देखिए सबसे पहले आप बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष को हल करने के लिए सबसे पहले आपको इस कोष्टक को हल करना पड़ेगा। तो चलिए अभी तो मैं ये पूरा लिख देता हूं। अब देखिए अगर आप इस कोष्टक को हल करेंगे तो आप जानते हैं परिभाषा से इसका मान केवल बी आ जाएगा, तो ये ए स्टार बी आ गया, तो ये बाएं पक्ष हो गया। अब आप दाएं पक्ष को हल करेंगे। तो देखिए आरएचएस को हल करते हैं। आरएचएस में आपको सबसे पहले जो दिया है वही लिख देते हैं। आपने वो तो लिख दिया, अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए ए स्टार बी अपने पास हो जाएगा, यहां से ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है, तो ओ जब निकालते थे तो आप पहला ही अवयव लिख देते थे, तो यहां से केवल ए स्टार बी बचेगा। तो देखिए यहां से एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है, आप देख भी सकते हैं ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी है, तो यहां से एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। अर्थात आप बोल सकते हैं कि यह कथन सिद्ध हो गया है, तो आपने हेंस प्रूव्ड लिख दिया। चलिए तो अब यहां पर आप देखिए आपको बोला गया है जो ए स्टार बी ओ सी लिखा है उसको बोला गया है कि स्टार वाली संक्रिया ओ पर वितरित होती है। अर्थात ए स्टार बी ओ सी का मतलब होता है कि स्टार वाली संक्रिया ओ पर वितरित होती है, इसका मतलब हुआ ए स्टार बी और ओ ए स्टार सी आप लिख देंगे। तो देखिए यही लिखा हुआ है, अर्थात ये सिद्ध भी हो गया। अब आपको बोला गया क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपसे बोला गया है कि ओ संक्रिया स्टार पर वितरित हो, अर्थात ए ओ बी स्टार सी। वितरित होने का मतलब होता है कि ए ओ बी स्टार ए ओ सी हो जाएगा। तो हमको ये चेक करना है, तो अभी आप एलएचएस भी निकालेंगे और आरएचएस भी निकालेंगे। ये बराबर का चिन्ह भले ही लिखा हुआ है लेकिन आपको ये चेक करना है, अभी ये बराबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप एलएचएस निकालेंगे तो ए ओ बी स्टार सी आ जाएगा यहां से। तो देखिए जब आप ओ लिखते थे, जब ओ वाला संक्रिया अपनाते थे तो जो पहला अवयव होता था वही आपके पास आंसर आ जाता था, तो यहां से ये ए आ जाएगा। अब आप आरएचएस निकालेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि ए ओ बी स्टार ए ओ सी आ जाएगा। तो यहां से देखिए आपके पास ए ओ बी जब आप निकालेंगे ओ वाली संक्रिया तो पहला ही अवयव अर्थात ए आ जाएगा। स्टार ये आपके पास लिखा हुआ था तो ये लिख दिया, और ए ओ सी में भी आप पहला ही अवयव लिख देते थे तो ये ए आ गया, तो ए स्टार ए आ गया। अब इसमें भी आप लिखते थे मापांक ए माइनस ए का, तो ये अपने पास 0 आ जाएगा। तो आपने यहां से देखा कि आपके पास जो एलएचएस और आरएचएस आए हैं, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष जो आए हैं वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि ओ संक्रिया स्टार वाली संक्रिया पर वितरित नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि स्टार पी एक्स टू पी एक्स होगा, जहां ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल, अर्थात सभी ए और बी पी एक्स से बिलोंग करते हैं, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, और इस प्रकार यदि आप ए इनवर्स निकालेंगे तो वो ए के बराबर आएगा, और आपको एक संकेत दिया हुआ है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि पी एक्स टू पी एक्स हो जाएगा, जहां आपसे बोला गया है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा, और जहां ए और बी पी एक्स के अवयव हैं, और पी एक्स का मतलब है एक्स का घात समुच्चय। तो देखिए यहां से यदि आप मानेंगे कि ए
px का अवयव है, क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ है, इसमें मानना भी नहीं है आपको। तो अब आप a स्टार फाई निकालते हैं। तो देखिए a स्टार फाई यदि आप निकालेंगे तो आप इस परिभाषा का उपयोग करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस फाई यूनियन फाई माइनस a। तो आपके पास यहां से मिल जाएगा a यूनियन फाई, क्योंकि फाई माइनस ए आपके पास फाई आएगा और ए में से यदि आप फाई घटाएंगे अर्थात कुछ नहीं घटाएंगे तो ए ही रहेगा। तो जब आप ए और फाई का यूनियन अर्थात संघ निकालेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ए स्टार फाई निकाला तो आपके पास ए आ गया। अब बात होती है कि आप फाई स्टार ए निकालेंगे, तो जब आप इस परिभाषा में निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। तो देखिए जब आप फाई में से ए वाला समुच्चय घटाएंगे तो आपके पास फाई आ जाएगा यूनियन, और जब आप ए में से फाई वाला समुच्चय घटाएंगे तो ए आ जाएगा, और जब आप फाई और ए का यूनियन अर्थात संघ निकालेंगे तो ए आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि ए स्टार फाई बराबर ए बराबर फाई स्टार ए है। तो आप इसको देखकर तुरंत बोल सकते हैं कि फाई संक्रिया जो स्टार वाली थी का तत्समक अवयव हो जाएगा। तो यहां से आपने ये तो सिद्ध कर दिया। अब देखिए कि अब मेरे को बोला गया था कि समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। तो देखिए उसके लिए यदि कोई अवयव ए पी एक्स का अवयव है, यदि बी पी एक्स का अवयव हो और वो इस प्रकार हो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर फाई। तो देखिए आप ए स्टार ए निकालिए, तो ए स्टार ए आप यदि निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो देखिए फाई यूनियन फाई आ जाएगा आपके पास, और वो फाई के बराबर ही आएगा। तो यहां से आप देख रहे हो, इसलिए ए बराबर बी आया, और ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होंगे, इसलिए आप बोल सकते हो कि ए का यदि आप इनवर्स निकालोगे तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हेंस प्रूव्ड, क्योंकि आपने ये भी सिद्ध कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 जो इसके अवयव थे में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। और आपको दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी यदि ए प्लस बी 6 से छोटा है, और ए प्लस बी माइनस 6 यदि ए प्लस बी 6 या 6 से बड़ा है। और आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव a इज नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार के 6 माइनस ए का प्रतिलोम हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर आपको एक द्विआधारी संक्रिया तो परिभाषित पहले से ही दी हुई है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस 6 यदि ए प्लस बी 6 से छोटा है और ए प्लस बी 6 या 6 से बड़ा है। तो सबसे पहला पार्ट आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। तो देखिए यदि कोई समुच्चय में कोई भी अवयव तत्समक होगा तो आप लिखेंगे ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए लिखेंगे, और ई यहां पर तत्समक होता था, लेकिन आपको निकालना है कि शून्य तत्समक होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए अगर शून्य तत्समक होगा तो आप सबसे पहले ए स्टार शून्य निकालेंगे। तो देखिए अब ए तो आपके पास 5 तक ही आएगा, तो जो आप ए प्लस 0 आप निकालेंगे वो हमेशा 6 से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि वो अधिकतम 5 हो सकता है। तो वो आपके पास ए प्लस 0 बन जाएगा, मतलब पहली परिभाषा, और वो आपके पास ए बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखो 0 स्टार ए निकालोगे तो 0 प्लस ए करके आप जैसे ही देखोगे 0 प्लस ए की मैक्सिमम वैल्यू अर्थात अधिकतम वैल्यू 5 ही हो सकती है, क्योंकि ए अपने पास मैक्सिमम 5 है और 0 तो 0 ही है। तो ये भी आप पहली परिभाषा में ही लगाएंगे, तो ये अपने पास 0 प्लस ए अर्थात ए बन जाएगा। तो इसलिए आपने यहां से देखा कि ए स्टार 0 बराबर ए बराबर 0 स्टार ए आया, इसलिए यहां से आप बोल सकते हैं 0 एक तत्समक हो जाएगा, 0 अर्थात शून्य। तो यहां से आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। अब बात आती है कि आपको सिद्ध करना है कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव
जब a 0 नहीं है, व्युत्क्रमणीय है, और इस प्रकार के 6 माइनस a का प्रतिलोम है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। आपने सीखा था कि a अगर x का बिलोंग करता है तो ये तभी व्युत्क्रमणीय होगा यदि b भी x से बिलोंग करता हो, तथा आपने सीखा था कि व्युत्क्रमणीय के लिए a स्टार b बराबर b स्टार a बराबर 0 होना चाहिए। तो आप निकालेंगे, अर्थात देखिए आपके पास a स्टार b दिया हुआ था और ये था आपके पास a प्लस बी माइनस 6। तो अब देखिए यहां से ये आपको 0 के बराबर करना है, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा, और आप b स्टार a भी निकालेंगे तो देखिए b प्लस a आएगा, तो यहां पर ही मैं लिख देता हूं। इसी तरीके से आप इसको भी तो 0 के बराबर करेंगे, तो ये b प्लस a माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। और दिया हुआ था यदि a प्लस बी आपके पास यहाँ 6 से कम है, और यहाँ पर दिया हुआ था a प्लस बी यदि 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है। तो आप यहाँ से देखिए, यदि आप इस परिभाषा को लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कि a प्लस बी बराबर 0, अर्थात b बराबर माइनस a। और यदि आप इस परिभाषा को देखेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा b बराबर 6 माइनस a। तो अब देखिए कि a और b तो एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय हो जाते थे, इसलिए b बराबर, पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि x जो आपके पास समुच्चय है वो है 0 1 2 3 4 5, और a कॉमा बी आपको समुच्चय x का वो बोला गया है। तो तब आप यदि निकालोगे तो अगर आप a कुछ भी ले लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मान लेता हूं कि आपने a को 4 ले लिया, तो आप यदि यहां से देखेंगे तो b बराबर आपके पास माइनस a अर्थात -4 होना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए a और b तो अपने पास x के अवयव होने चाहिए, तो ये अपने पास पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने लिख दिया असंभव, लिख दिया कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए आपको मालूम पड़ा कि ये तो अपने पास नेग्लेक्ट कर दिया आपने, आपने इसको नगण्य मान लिया, आपने इसको छोड़ दिया बिल्कुल। तो आपके पास केवल b बराबर 6 माइनस a बचेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि सभी अवयवों a जो कि x के अवयव हैं, a 0 नहीं है के व्युत्क्रम b होगा, और b का मान आपके पास 6 माइनस a था। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि b बराबर 6 माइनस a, या आप बोल सकते हो कि b तो a इनवर्स के बराबर हो जाएगा, तो ये 6 माइनस a अपने पास हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर आपके पास एक समुच्चय है जिसके अवयव -1 0 1 2 हैं, तथा b बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव -4 -2 0 और 2 है, और आपको बोला गया है f, g a से b तक है। क्रमशः fx का मान आपको दिया हुआ है x² - x, और x a का अवयव है, और आपको बोला गया है gx का मान है 2 x - 1/2 का मापांक -1, और x भी यहाँ a का मापांक है, द्वारा परिभाषित फलन है। आपको बोला गया है क्या f तथा g समान है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो यहाँ पर जो आपके पास सवाल है वो ये है कि f और g क्या समान फलन हैं अथवा नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम समान फलन के लिए परिभाषा सीख लेते हैं कि क्या होती है। तो f एंड g समान फलन कहलाए जाएंगे, समान फलन होंगे यदि और केवल यदि, अर्थात केवल एक ही तरीका है आपके पास, और वो तरीका है यदि f एंड g दोनों का प्रांत समान हो। नंबर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है f एंड g दोनों का सहप्रांत भी समान हो। और तीसरा पॉइंट है
कि किसी भी पॉइंट ए के लिए एफ ए बराबर जी ए हो, जहां ए एफ और जी के प्रांत से सम्मिलित हो। तो देखिए आपके पास 3 पॉइंट हैं, अगर ये तीनों पॉइंट आपके पास क्लियर हो जाएंगे तो आप बोल देंगे कि एफ और जी समान फलन होंगे। पहला पॉइंट है कि आपको देखना होगा कि दोनों के प्रांत समान होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट दोनों के सहप्रांत समान होने चाहिए। तो चलिए आपके पास देखिए एफ जो फलन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए से बी तक, और जी जो फलन लिखा हुआ है वो भी है ए से लेकर बी तक। तो जब आप पहले पॉइंट पर चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहला पॉइंट तो देखो एफ और जी दोनों के प्रांत समान होने चाहिए। देखो एफ का प्रांत यहाँ पर ए है और जी का प्रांत भी ए है, तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि दोनों का प्रांत समान है। तो पहला पॉइंट तो अपने पास क्लियर हो चुका है। चलिए दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं कि दोनों का सहप्रांत समान होना चाहिए। तो देखिए एफ का सहप्रांत है बी और जी का सहप्रांत भी बी है, तो यहाँ से ये भी पता लग गया कि दोनों का सहप्रांत भी बराबर हो गया, अर्थात सेकंड पॉइंट अपने पास क्लियर हो चुका है। अब बारी आती है हमें एफ ए बराबर जी ए निकालने की, और ए यहाँ प्रांत का अवयव होना चाहिए, अर्थात हर पॉइंट पर एफ और जी दोनों का मान समान होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप एफ माइनस वन निकालिए। एफ माइनस वन अगर आप निकालेंगे, मैं यहाँ एफ एक्स लिख देता हूँ, वो है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो जब आप एफ माइनस वन निकालेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस वन, तो ये एक प्लस एक अर्थात दो आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप एफ, देखिए दूसरा अवयव है आपके पास जीरो वाला, तो एफ जीरो निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो अर्थात जीरो आ गया। अब बारी है तीसरा अवयव अर्थात वन लिखने की, तो एफ वन आप निकालेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा वन का स्क्वायर माइनस एक अर्थात जीरो, और अब आप एफ टू निकालेंगे तो ये दो का स्क्वायर माइनस दो अर्थात चार माइनस दो बराबर दो आ जाएगा। तो देखिए अभी तक आपने क्या किया कि आपने एफ फलन के मान तो निकाल लिए हैं। अब बारी आती है कि आप जी वाले फलन के मान निकालेंगे। तो देखिए आप जी माइनस वन निकालेंगे आप, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं। अब आप जी माइनस वन निकाल रहे हैं तो देखिए आपके पास आ जाएगा दो, एक्स की जगह माइनस वन लगा देंगे तो माइनस वन माइनस एक बटे दो माइनस एक, तो ये दो गुणा माइनस तीन बटे दो का मापांक माइनस एक, तो यहाँ से दो गुणा तीन बटे दो हो जाएगा माइनस एक, तो ये अपने पास दो आ जाएगा। तो यहाँ से आपने जी माइनस वन निकाला, वो आपके पास दो आ गया। अब आप जी जीरो निकालिए क्योंकि दूसरा अवयव जीरो था, तो देखिए वो आ जाएगा दो, जीरो माइनस एक बटे दो माइनस एक, तो देखिए दो गुणा माइनस एक बटे दो का मापांक एक बटे दो आ जाएगा धनात्मक माइनस एक, तो देखिए ये कट जाएगा तो एक माइनस एक अर्थात जीरो बचेगा। तो जी जीरो आपके पास जीरो आ गया। अब आप जी वन निकालिए क्योंकि देखिए जीरो के बाद अगला अवयव था ए का वन, तो जी वन यदि आप निकालेंगे तो दो, एक माइनस एक बटे दो माइनस एक, तो देखिए ये एक बटे दो बनेगा और एक बटे दो का मापांक एक बटे दो ही रहेगा, तो यहां से ये आ जाएगा कैंसिल हो गया, तो एक माइनस एक बचा, ये जीरो आ गया। अब अंत में आपको ये दो वाला अवयव लेना पड़ेगा, तो जी टू निकालेंगे आप, तो देखिए दो, तीन माइनस एक बटे दो, यहां पर सॉरी दो आएगा माइनस एक, तो देखिए दो गुणा, इसको जब आप हल करेंगे तो तीन बटे दो आएगा और उसका मापांक तीन बटे दो ही आ जाएगा, तो दो से दो गया तो तीन माइनस एक आपके पास दो बच जाएगा। तो यहां से आप ये देखिए कि आपके पास एफ माइनस वन और जी माइनस वन बिल्कुल सेम, एफ जीरो और जी जीरो भी सेम, एफ वन और जी वन भी बिल्कुल सेम, और एफ टू और जी टू भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अर्थात आप देख रहे हो हर बिंदु के लिए एफ ए और जी ए के मान दोनों समान आ रहे हैं, इसलिए यहां पर आप बोल सकते हैं कि एफ एंड जी दोनों समान फलन होंगे। तो आपने ये सीख लिया कि समान फलन कैसे होते हैं और इनको कैसे हल किया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि यदि a बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं एक दो तीन हो, तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित तो हैं लेकिन किंतु संक्रामक ना हो की संख्या है। अर्थात इसका मतलब इस प्रश्न में आपसे ऐसे संबंध की संख्या पूछी गई है जो स्वतुल्य तथा सममित तो होने चाहिए लेकिन संक्रमक नहीं होने चाहिए।
तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आपने लिख लिया ए बराबर 1 2 3, जो ए समुच्चय दिया था। अब आपको एक ऐसा संबंध लिखना है, तो मैं लिख देता हूं संबंध आर। तो उसमें एक अवयव तो आपके पास 1,2 होना चाहिए, तो आपने सबसे पहले वो लिख दिया, और एक अवयव 1,3 होना चाहिए, तो आपने ये भी लिख दिया। अब देखते हैं, आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि देखिए 1 2 और 3 तीनों अवयव आ रहे हैं, और चूंकि आपको संबंध जो है वो स्वतुल्य भी चाहिए, और स्वतुल्य के लिए आपने सीखा था कि आपके पास जो अवयव थे वो a, तरीके के होने चाहिए थे, अर्थात 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, और 3,3 भी होना चाहिए। तो आपने ये भी लिख दिया। अब आपने स्वतुल्य तो सभी बना दिए। इस तरीके से अभी तक ये जो संबंध है वो स्वतुल्य तो बन चुका है। अब बारी है कि आपको ये संबंध सम्मित बनाना है। तो सम्मित के लिए आपने सीखा था कि यदि कोई अवयव a, b है तो b, a भी होना ही चाहिए। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, आपने वो भी लिख दिया, और यदि 1,3 है तो आपके पास 3,1 भी होना चाहिए। तो देखिए आपने अभी जो संबंध है वो सम्मित भी बना दिया। और अब आपको चाहिए कि संक्रमक ना हो, ये संबंध संक्रमक नहीं होना चाहिए। अर्थात संक्रमक के लिए आपने सीखा था कि, मैं यहां लिख देता हूं, संक्रमक के लिए होता था कि यदि a, b है, a, c है तो a, c होना चाहिए। यहां पर b, c आएगा तो a, c होना चाहिए। लेकिन आप यहां पर देखिए कि यहां पर 3,1 है और 1,2 है, तो 3,1 और 1,2 अर्थात 1 कॉमन आ गया, तो आपके पास 3,2 होना चाहिए, तो ये संक्रमक बन जाएगा। तो आप देखिए 3,2 यहां पर कहीं भी नहीं है इन सभी में, तो ये संक्रमक नहीं है। तो आपके पास केवल एक यही ऐसा संबंध है जो सम्मित है, स्वतुल्य भी है, लेकिन संक्रमक नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास केवल एक संबंध ऐसा होगा, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 17 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि a बराबर 1 2 3 है इस a समुच्चय के अवयव, तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, और आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा, जो आपके पास समुच्चय दिया गया है वो हो जाएगा 1, 2, 3। अब आपको टोटल वो संबंध लिखने हैं जिनमें आपके पास 1,2 तो जरूर आना चाहिए, और ध्यान रखना है कि वो संबंध आपके पास तुल्यता भी हो। तो देखिए तुल्यता संबंध होने के लिए आपके पास स्वतुल्य संबंध भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, और साथ साथ वो संबंध संक्रमक भी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्वतुल्य की आप प्रॉपर्टी सीख लेते हैं एक बार। a, a जैसे अवयव होने चाहिए थे इसमें। सम्मित में आपने सीखा था यदि a, b है तो b, a होना चाहिए। संक्रमक में इसी प्रकार आपने सीखा था यदि a, b जैसा कोई अवयव है, b, c जैसा कोई अवयव है, तो a, c जैसा अवयव जरूर होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि संक्रमक है। और यदि कोई संबंध तीनों हो गया तो आप बोल देंगे कि तुल्यता हो गया। इसका मतलब अपने पास जो संबंध है वो तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए स्वतुल्य को सेटिस्फाई किया जाए। स्वतुल्य के लिए आपने सीखा था a, a होना चाहिए, अर्थात 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, और 3,3 भी होना चाहिए। तो आप सही सबसे पहले वही लिख देते हैं। आपने ये तो लिख दिया। अब देखिए आपके पास स्वतुल्य तो बन चुका है संबंध, तो स्वतुल्य के लिए आपके ये तीनों अवयव जरूर आने चाहिए थे। अब आप देखिए कि आपको सम्मित बनाना है संबंध। तो सम्मित के लिए आपने सीखा था जैसे जैसे आपको a, b मिले आप b, a ऐड करते जाएं तो आपके पास सम्मित बनता जाएगा। तो देखिए आपके पास 1,2 तो मिल रहा है, क्या 2,1 है? तो आप देखेंगे 2,1 नहीं है, तो आप उतने को लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब अब ये संबंध आपके पास सम्मित बन चुका है, तो यहां से ये संबंध आपके पास सम्मित भी बन गया। अब बात आती है संक्रमक संबंध की। तो देखिए संक्रमक संबंध, क्या ये अभी संक्रमक संबंध है? तो देख सकते हैं a, b, b, c होने पर a, c होना चाहिए। तो आप देखिए जैसे 2,1 है, 1,2 है, अर्थात 2,2 होना चाहिए, तो देखिए वो मिल गया। 1,2 है, 2,2 है, तो आपके पास 1,2 होना चाहिए, तो वो तो यही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये संबंध एक ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों है,
अर्थात ये एक तुल्यता संबंध है। तो ये तो एक सबसे छोटा संबंध हमने लिख दिया कि हमने इसमें कोई भी और अवयव को ऐड नहीं किया संक्रमक बनाने के लिए, क्योंकि ये संक्रमक पहले से था। अब देखते हैं क्या हम ऐसे और संबंध भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपके पास सबसे पहले रहने ही चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे छोटा संबंध था। तो ये वाले सभी अवयव तो आपने लिख ही दिए हैं, तो आपने ये सभी अवयव तो लिख दिए। अब आप यहां से ये देखो कि आपके पास जो अवयव बचे हुए हैं अभी लिखने को, उनमें से एक अवयव है 2,3, एक है 3,2, एक अवयव है 3,1 और एक है 1,3। तो अब ये देखो कि यदि आप इसमें 2,3 को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया आपने, अगर आप 2,3 को एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो तो आपको ये सममित बनाने के लिए 3,2 होना चाहिए, तो आप 3,2 भी तुरंत ऐड कर देंगे। तो यहां से आपने 3,2 भी ऐड कर दिया। तो आप देखो कि ये तो आपने ऐड कर दिया, आपने सममित तो बना लिया। अब देखते हैं क्या ये संक्रमक बचा दोबारा कि नहीं बचा। तो अब देखिए संक्रमक के लिए आपके पास जैसे यहां से देखें कि 3,2 है और 2,1 है, तो आपके पास 3,1 होना चाहिए था। तो आप देखिए क्या 3,1 दिखाई दे रहा है, तो नहीं है, तो आप 3,1 ऐड कर देंगे। अर्थात आपने 2,3 3,2 तो कर दिए थे, अब आपको 3,1 इसलिए जोड़ना पड़ा अलग से क्योंकि आपको संक्रमक बनाना था। और जैसे ही आपने 3,1 जोड़ा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तो सममित भी बनाना है, तो आपको 1,3 जोड़ना ही पड़ेगा। तो अर्थात यहां पर आपके पास ये दूसरा ऐसा संबंध हो जाएगा जो एक तुल्यता संबंध होगा, और इसके अलावा कोई भी संबंध तुल्यता नहीं बन सकता, क्योंकि हमने एक जो ये सबसे छोटा संबंध बना था उसमें एक अवयव को ऐड करने के बाद आपको सभी अवयव ऐड करने पड़ गए, इसलिए आपके पास एक तो यही तुल्यता संबंध होगा और एक ये वाला तुल्यता संबंध होगा। इसलिए तुल्यता संबंधों की संख्या आपके पास 2 हो जाएगी, अतः विकल्प बी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो आपने ये तो सीख लिया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 18 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f जो फलन है वो r से r तक है, अर्थात r अपने पास ये प्रांत है और r ये वाला सह प्रांत है। देखिए यहां से मैंने ये लिख दिया। अब आप यहां से देखिए आपको आगे लिखा हुआ है कि तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है f(x) बराबर 1 जब x 0 है से बड़ा है, जब 0 तब जब x 0 है, और -1 जब x 1 से छोटा है। और g आपको एक फलन दिया है r से r तक, और gx आपको दिया है x का महत्तम पूर्णांक फलन, और आपको बताया भी गया है कि महत्तम पूर्णांक फलन का मान है x से कम या x के बराबर एक पूर्णांक। तो आपसे बोला गया है क्या FOG अर्थात फॉग या गॉफ अंतराल 0,1 में जहां एक सम्मिलित है में संपाती हैं अथवा नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने यहां पर fx लिख लिया जो आपके पास दिया हुआ था, और ये था 1 0 -1 जब x 0 से बड़ा हो, जब x 0 हो जाए और जब x 0 से छोटा, सॉरी यहां लिखा हुआ है x 1 से छोटा हो जाए। अब देखिए और gx जो आपको फलन दिया था वो आपके पास था x का महत्तम पूर्णांक फलन, तो आपने ये भी लिख दिया। अब महत्तम पूर्णांक फलन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और यहां पर आपको दिया हुआ भी है कि महत्तम पूर्णांक फलन x से कम या x के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान ये आएगा और x - 1 के बराबर ये आ जाएगा। तो अब देखिए कि आपको फॉग और गॉफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फॉग एक्स की बात करते हैं, तो चलिए फॉग एक्स की बात करते हैं। तो फॉग एक्स लिखा, इसका मतलब होता है एफ जी एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप जी एक्स का मान रख देंगे, तो वो आपके पास है एक्स का महत्तम पूर्णांक फलन, तो आपने ये लिख दिया। अब देखिए कि एक्स का महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स तो यही था अपने पास, और ध्यान रखना है आपको कि आपने x जो लिया है वो ये वाला अंतराल ले लिया है, क्योंकि आपसे इसी अंतराल के बारे में पूछा गया है, अर्थात 0 से लेकर 1 तक, और 1 आपके पास सम्मिलित है। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा f जब आपके पास x 0 से 1 से थोड़ा सा कम होगा तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। ये मैंने लिखा है जब x आपके पास 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और जब x का मान एग्जैक्ट 1 हो जाएगा तब ये अपने पास f1 बन जाएगा। तो यहां से यदि आप इसको हल करेंगे तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा यदि f0
एफ जीरो का मान आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान 0 था, और ये तब आया है जब 0 से 1 के बीच में है x। अब देखिए x बराबर 1 है तो आपको f1 का मान रखना पड़ेगा। f1 अर्थात x आपके पास 1 हो, तो x 1 हो अर्थात जब 0 से बड़ा हो तो आपको 1 मान रखना था, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आपने fog x तो लिख दिया। अब बात आती है gauf x की, तो gauf x को आप लिखेंगे g f x। तो अब यहां से ये ध्यान रखिए कि g, अब यहां से आप इस बात को गौर करिए कि आपके पास जो x था वो तो 0 से 1 के बीच में था, अर्थात x 0 से बड़ा था और 1 या 1 से छोटा था। तो आप देखेंगे x जब 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा है तो आपके पास ये मान आएगा, अर्थात आपके पास केवल यहां 1 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास g1 बचा, और g1 gx तो आपके पास x का महत्तम पूर्णांक फलन है, तो g1 का मतलब हो जाएगा 1 का महत्तम पूर्णांक फलन, और वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 का महत्तम पूर्णांक फलन 1 ही आता है। तो यहां से आपने देखा कि जब आपके पास x 0 से 1 के बीच में है तो fog x बराबर आपके पास यहां से 0 आ रहा है और gauf x आपके पास 1 आ रहा है। यहां पर ओपन पर अभी ओपन है तो ये आपके पास 1 आ रहा है, और जब x बराबर आपके पास एग्जैक्ट 1 हो जाएगा तो आपके पास fog x 1 है और gauf x भी 1 आ रहा है। तो आपको तो ये पूरे कंप्लीट के लिए बोला गया था कि 1 पर सम्मिलित था, संवृत अंतराल था ये, तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग मान आ रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि आपसे 0 से 1 विवृत अंतराल के लिए, तो हाँ ये संपाती थे, लेकिन आपको 1 इंक्लूड करने को भी बोला गया था। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल अलग अलग मान आ रहे हैं, कभी ये 0 है और ये 1 है, तो ये तो अलग अलग मान आ रहे हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हैं fog एंड gauf संपाती नहीं है। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न संख्या 18 को हल कर दिया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 19 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया हुआ है कि समुच्चय जिसके अवयव आपको a, b दिए हुए हैं में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है, और आपके पास यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं 10, 16, 20 और 8। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए सबसे पहले तो कि ये जो समुच्चय दिया हुआ है इसको मैं a मान लेता हूं, तो a समुच्चय के अवयव आपके पास a, b आ गए। तो अब देखिए जो इसमें द्विआधारी संक्रिया निकालेंगे तो उसका फलन आपके पास हो जाएगा a, b क्रॉस a, b से a, b, अर्थात संक्रिया में स्टार जो संक्रिया थी मैंने मानी है उसमें a, b, b, b से a, b एक फलन हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये आपके पास क्रमित युग्म आएंगे। जब आप इनका देखेंगे इनसे क्रमित युग्म निकालेंगे तो ये आपके पास 4 क्रमित युग्म आ जाएंगे। तो यहां से आपने ये तो लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि समुच्चय जिसके अवयव a, b हैं में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर। तो अब देखिए उनकी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपके पास 2 अवयव हैं 2 और यहां पर आपके पास 4 हैं, तो 4, तो ये 2 की घात 4 अर्थात ये अपने पास 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या 16 हो जाएगी। तो चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना था, तो देखिए विकल्प संख्या बी अपना एक सही आंसर हो जाएगा।